मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि जापान में जो मेजी क्रांति हुई उस क्रांति के कारण क्या थे। पहला कारण है विदेशी प्रभाव। एटीन 67 के बाद ये सत्ता का परिवर्तन का दौर चालू हुआ। ये वो समय है 19वीं शताब्दी का अंत का, जिस समय संसार में उपनिवेशीकरण का, साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था और पश्चिमी शक्तियां एशियाई और अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव स्थापित कर रही थी। अच्छे से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, व्यापारिक सुविधाएं चाहती थी। और ऐसी स्थिति में इस पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन सब की नज़र जापान पर थी। अमेरिका भी जापान के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहता था। इस दौड़ में रूस भी शामिल था और फ्रांस भी। तो इन विदेशी शक्तियों का प्रभाव था, क्योंकि जापान बहुत लंबे समय से एक अलग थलग अर्थव्यवस्था वाला देश था। बहुत कन्फाइंड इकोनॉमी थी, दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं था। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जो लंबे समय से शेष विश्व से अलग था। अमेरिका के कोमोडोर पेरी का आगमन 1853 में जापान में हुआ। वो एदो की खाड़ी में अपने जहाज के साथ आया। 3 जुलाई 1853 को जो कोमोडोर पेरी आया तो उसने अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिलमोर। राष्ट्रपति का नाम था अमेरिकी राष्ट्रपति फिलमोर। उनका पत्र जो है उसने जापान के सम्राट को प्रस्तुत किया और जापान के साथ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अमेरिका जापान के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उसको इस प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसे सशक्त साथी की तलाश थी जहां अमेरिकी जहाज अगर एशियाई देशों के साथ व्यापार करते हैं तो रुक सकें, ईंधन ले सकें, पानी कोयला ले सकें। अगर उनके नाविकों को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। दूसरा, अब अगर मानचित्र में देखें, जरा विश्व का मानचित्र देखिए। अब अगर अमेरिका से कैलिफोर्निया क्षेत्र से जापान के बीच में जो प्रशांत महासागरीय विस्तार क्षेत्र है, इस प्रशांत महासागरीय विस्तार क्षेत्र में कहीं अगर उसको आश्रय की तलाश है अमेरिका को, तो सबसे बेहतर देश तो जापान ही हो सकता था। अगर ग्लोब पर इसको देखेंगे तो जापान अमेरिका के बिल्कुल पश्चिमी सीमा के साथ मिलता दिखाई पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जापान की स्थिति बड़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। दूसरा, प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो मछलियों का कारोबार था उसमें भी अमेरिका जापान का सहयोग चाहता था, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी अमेरिकी क्षेत्र में व्हेल के व्यापार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। तीसरी बात, अमेरिका अन्य यूरोपीय देशों की तरह महाद्वीपीय विस्तार की योजना पर काम कर रहा था। तो महाद्वीपीय विस्तार की योजना उसकी थी, दूसरे देशों में जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो ये 3 एक बड़े कारण थे जिससे कि अमेरिका जापान के साथ मित्रता चाहता था, इसलिए उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन जापान की सरकार ने उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि इस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। जापान के लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो अमेरिकी मित्रता के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि अमेरिकी मित्रता के साथ अमेरिका की तरह वो विकास के रास्ते पर बढ़ें। लेकिन कुछ लोग इस मित्रता को
बहुत दूरदर्शिता के साथ देखते थे और उनका उद्देश्य था कि जापान अमेरिका से दूर रहे, क्योंकि उनको एशियाई देशों में खास करके भारत से एक सबक मिल गया था कि इस प्रकार की एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, इसलिए वो जापान को अमेरिका से दूर रखना चाहते थे। उनकी आशंका बड़ी वाजिब सी भी थी। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे थे जो अमेरिका से मित्रता तो चाहते थे, लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में चाहते थे, सशक्त राष्ट्र के रूप में चाहते थे कि अगर अमेरिका कुछ करे तो उसका जवाब दिया जा सके। वो सशस्त्र मित्रता चाहते थे कि हम शक्तिशाली भी रहें और मित्रता का लाभ भी लें। तो इस प्रकार की 3 विचारधाराएं थी। अंत में ऐसे लोग जो अमेरिका के साथ मित्रता भी चाहते थे, जापान को शक्तिशाली चाहते थे, इसी उद्देश्य के साथ एक नारा दिया गया, समृद्ध राष्ट्र मजबूत सेना। जापानी भाषा में उसको कहते थे फुकुकु क्योहे। फुकुकु क्योहे, समृद्ध देश मजबूत सेना। इस सूत्रवाक्य के साथ अंत में जापान और अमेरिका की मैत्री हुई। कब हुई? जब दूसरी बार 1 साल के बाद कोमोडोर पेरी फिर आया 1854 में। 1854 में उसकी सेकेंड विजिट हुई और इस बार कोमोडोर पेरी जापान पर दबाव बनाने के साथ आया था। उसके साथ 8 जहाज थे जिस पर अमेरिकी सैनिक भी थे। यद्यपि उनको प्रत्यक्ष कार्यवाही का आदेश नहीं था, केवल उनको जापान को प्रभाव में लेना था और इस तरह से वो 8 जहाज पर अमेरिकी सैनिक लेकर के आया। और अंत में जापान ने भी अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का सहयोग भी जापान को मिल रहा था इस प्रशांत क्षेत्र में, तो जापान के लिए भी ये अच्छा सुनहरा अवसर था। तो दोनों देशों की सरकारों ने इस मैत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 31 मार्च 1854 को ट्रीटी ऑफ कानागावा की संधि हुई। दूसरी बार जब कोमोडोर पेरी आया था तो उसके आने की तारीख थी 13 फरवरी और यह संधि कब हुई? 1 महीने के बाद 31 मार्च को। 31 मार्च को यह संधि हो गई, ट्रीटी ऑफ कानागावा, और इसके द्वारा जापान और अमेरिका दोनों एक मित्र बन गए। और इस संधि की शर्तों में जापान ने अमेरिका को 4 बंदरगाह दिए, जिससे कि अमेरिका व्यापार कर सकता था, वहाँ ईंधन ले सकता था और उनके जलयान यहाँ रुक भी सकते थे, उनके नाविक भी रुक सकते थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक वाणिज्यिक दूतावास भी खोलने की अनुमति जापान ने दे दी। तो नागासाकी, शिमोदा, हाकोदाते ये बंदरगाह जापान ने अमेरिका को दे दी और शिमोदा में वाणिज्यिक दूतावास भी खोल दिया गया। शिमोदा में वाणिज्यिक दूतावास भी खोला गया। तो शिमोदा में वाणिज्यिक दूतावास खोला गया और पहले महावाणिज्यिक जो दूत थे उनकी नियुक्ति हुई, जिनका नाम था टाउनसेंड हैरिस। टाउनसेंड हैरिस वो व्यक्ति था जिसको अमेरिकी जापानीज मित्रता को एक ठोस आधार देने के लिए जाना जाता है। कोमोडोर पेरी ने शुरुआत की, लेकिन वास्तव में अमेरिकी और जापानीज मित्रता को एक सही धरातल देने वाला, एक मजबूत आधार देने वाला व्यक्ति था टाउनसेंड हैरिस। टाउनसेंड हैरिस जो महावाणिज्यिक दूत था, इसके प्रयासों से जापान और अमेरिका के बीच एक दूसरी संधि हुई जो 29 जुलाई 1858 को हुई
और इस संधि के द्वारा जापान ने अमेरिका को 7 बंदरगाह दे दिए और अमेरिका ने जापान की रक्षा का वचन भी दिया कि अगर जापान पे किसी प्रकार का कोई अटैक होता है, कोई दूसरी शक्ति उसके ऊपर आक्रमण करती है, तो जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया। तो इस तरह विदेशी प्रभाव की वजह से अब परिस्थितियां बदल गई। राजा शक्तिशाली हो गया क्योंकि संधि राजा के हस्ताक्षर के द्वारा हुई थी। राजा क्योतो में रहता था, शोगुन एदो में रहते थे, लेकिन अब सत्ता का जो केंद्र था वो राजा के पक्ष में था क्योंकि मित्रता अमेरिका की राजा के द्वारा की गई थी। तो राजा का जो स्थान था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और इस विदेशी प्रभाव की वजह से शोगुन की सत्ता डिगने लगी। और यही कारण था कि मेजी जो परिवर्तन हुआ 1868 में, उसका बहुत बड़ा कारण था अमेरिकी मित्रता और अमेरिका का सहयोग मिलना। तो विदेशी प्रभाव। नंबर 2, तोकुगावा वंश की कमजोरी। जो शोगुन थे अंतिम शोगुन था केइकी। अभी मैंने बताया आपको जो तोकुगावा वंश के मीता समुदाय का था। केइकी स्वयं बहुत योग्य नहीं था, अक्षम व्यक्ति था और ये स्वयं भी चाहता था कि जापान में एक केंद्रीय सत्ता रहे, राजा और शोगुन 2 सत्ताएं ना रहे, बल्कि केंद्रीय सत्ता हो जिसके द्वारा जापान आर्थिक विकास कर सके, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। तो इस प्रकार के विचारधारा का व्यक्ति था केइकी और इसको 1866 में ही शोगुन का पद प्राप्त हुआ था। उस समय तक जापान और अमेरिका की मित्रता धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी और यही कारण था कि ऐसी स्थिति में तोकुगावा वंश उस बढ़ते हुए सम्राट के प्रभाव को रोक नहीं सकता था। उनमें आंतरिक मतभेद, तोकुगावा वंश के अंदर ही आंतरिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो रही थी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेरिका सहित रूस और फ्रांस जैसी शक्तियों का प्रभाव भी तोकुगावा वंश के इन शोगुन्स पर थे। अमेरिका की मित्रता को देखते हुए रूस और फ्रांस भी तोकुगावा वंश के ऊपर अपनी मित्रता को स्थापित करने के लिए दबाव डाल रहे थे। तो जो शोगुन थे उनको अमेरिका की मित्रता का बढ़ता हुआ प्रभाव, उसके साथ भी संघर्ष था, वो चुनौती थी। दूसरा, रूस और फ्रांस का बढ़ता हुआ प्रभाव। तीसरा, जो केइकी था वो अक्षम था। वो अगर शक्तिशाली होता, किसी तरह विपरीत परिस्थितियों को हैंडल कर सकता, तो शायद स्थिति दूसरी होती, लेकिन वो इस योग्य नहीं था। अंत में उसने स्वयं त्याग पत्र दे दिया। 8 नवंबर 1867 को 8 नवंबर 1867 को उसने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो केइकी का मंत्रिमंडल था वो समाप्त हो गया और सत्ता मुत्सहितों के हाथ में आ गई। तीसरा कारण था आर्थिक संकट। किसी भी देश की जो सत्य है बहुत कुछ उसके अर्थ के ऊपर निर्भर करती है। वित्त। जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था ये, जो कि इन्फ्लेशन था, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति थी, आर्थिक संकट थी, अकाल की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जो तोकुगावा वंश के लोग थे ना तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर पाए और दूसरी ओर जो प्राकृतिक विपत्ति के कारण अकाल जैसी स्थिति थी उससे भी नहीं निपट सके। तो इस प्रकार अकाल, भूखमरी और अर्थव्यवस्था की जो एक कमजोरी थी मुद्रास्फीति, इसको दूर ना कर पाना शोगुन वंश के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से उसका अंत हो गया। तो आर्थिक संकट इनके पतन का एक बड़ा कारण रहा। नंबर नेक्स्ट, आधुनिकता की चाह।
अमेरिका के साथ जापान की मित्रता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। विदेशी अन्य शक्तियां भी, रूस और फ्रांस भी जापान में प्रवेश करना चाह रही थी। जापान के बगल में पड़ोसी देश चीन में इन विदेशी शक्तियों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। जापान के जो नवयुवक थे वो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी प्रशासन व्यवस्था और पश्चिम के आधुनिक दौर के समर्थक थे। वो कहीं ना कहीं पाश्चात्यकरण से प्रभावित थे और वो चाहते थे कि जापान में भी ऐसी आधुनिक सरकार स्थापित हो जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित हो, पश्चिम के तकनीक और जो वहाँ की संस्थाएं हैं, ऐसी सरकार जापान में स्थापित हो। तो जो जापानी नवयुवक था वो पाश्चात्यकरण से बेहद प्रभावित था और जापान में एक ऐसी सरकार देखना चाहता था जो जापान को एक आधुनिक राष्ट्र बना सके, जापान में आधुनिकता की शुरुआत कर सके, पश्चिमी विचारों और संस्थाओं की स्थापना कर सके। इसलिए वो शोगुन सरकार को जापान के आर्थिक विकास में, जापान के आधुनिकीकरण में एक रोड़ा समझ रहे थे। तो जो यूथ था वो शोगुन व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए शोगुन व्यवस्था का अंत होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट कारण, समुराइयों का आक्रोश। समुराइयों का आक्रोश। यहां एक चीज देख लीजिए, जो समुराई थे वो योद्धा वर्ग थे, उनमें और शोगुन में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। शोगुन उनकी सत्ता को नियंत्रित करना चाहते थे। समुराइयों में बढ़ता हुआ असंतोष धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो अब शोगुन व्यवस्था से मुक्त चाहते थे। उन्होंने एक नारा दिया। उनका नारा था, सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को खदेड़ भगाओ। जो सम्राट है उसका सम्मान कीजिए और जो विदेशी लोग हैं उनको खदेड़ो। तो शोगुन ने शक्तिपूर्वक शासन स्थापित कर दिया था। सम्राट की शक्ति को एक प्रकार से उन्होंने छीन लिया था, सम्राट को कठपुतली बना दिया था। तो वो समुराई चाहते थे कि सम्राट की शक्ति रिस्टोर हो, वो अपने सत्ता को फिर से प्राप्त करे और सारी शक्तियां सम्राट के हाथ में हो। वो जानते थे कि शोगुन इस प्रकार से जापान को नियंत्रित नहीं कर सकते। बदली हुई हालात में, बदली हुई परिस्थितियों में शोगुन जापान को कंट्रोल करने में अक्षम है। जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव, रूस का प्रभाव, फ्रांस का प्रभाव धीरे धीरे जापान पर पड़ रहा था, ऐसी परिस्थितियों में जापान को एक आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में शोगुन दूर दूर तक योग्य दिख नहीं रहे थे। इसलिए समुराइयों ने उनके प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए सम्राट को पदस्थापित करना चाहा और इसलिए समुराइयों ने इस परिवर्तन का समर्थन किया। नेक्स्ट, सम्राट के प्रति आस्था, जो सबसे बड़ी बात थी। सम्राट के प्रति सम्मान व आस्था। सम्राट सूर्यदेवी का वंशज माना जाता था। लोग मानते थे कि सम्राट का पद दैवीय है, वो एक विरक्त आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और ऐसी स्थिति में जापान के तमाम नागरिक चाहते थे कि सम्राट को उसके पद पर स्थापित किया जाए। सारी शक्तियों का केंद्र सम्राट होना चाहिए। और ये जो विदेशी शक्तियां आ रही थी, ये लोग भी चाहते थे कि सम्राट शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर उसके साथ संधि हो रही है, सम्राट अगर सत्ता में होगा, सम्राट की शक्ति मजबूत होगी तो उनकी संधियां दीर्घजीवी होंगी। ओके, इस बात को समझना। संधि सम्राट के और विदेशी शक्तियों के बीच हो रही थी, तो सम्राट की सत्ता उनकी संधि की दीर्घ जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। इसलिए वो भी सम्राट को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तोकुगावा वंश ने शोगुन के पद पर 1603 से 1603 से इन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था। 250 वर्षों से अधिक समय तक इन्होंने अपने उस पद को अपने वंश के अंदर रखा। ऐसी स्थिति में तोकुगावा वंश ने 1603 से 1867 तक शोगुन का पद अपने पास बनाए रखा। 265 वर्ष तक इस पद पर एक वंश का अधिकार रहा। उन्होंने सम्राट को कठपुतली बना दिया था।
लोग चाहते थे कि सम्राट को जो उन्होंने हाशिए पर कर रखा है ऐसी स्थिति समाप्त हो, सम्राट शक्तिशाली बने। और खास करके जापान में ऐसे दो विशेष कुल जो जापान के सम्राट को सत्तासीन देखना चाहते थे, उसकी शक्ति को रिस्टोर करना चाहते थे, वे थे सत्सुमा और चोसु। सत्सुमा और चोसु ये ऐसे दो वंश थे जो क्योतो में रहते थे, सम्राट के पास रहते थे, और ये सम्राट को शक्ति में देखना चाहते थे। ये चाहते थे कि सम्राट फिर से शक्तिशाली हो और शोगुन को नीचा देखना पड़े। तो ये शोगुन के विपरीत थे, तोकुगावा वंश के विपरीत थे। तो तोकुगावा वंश के विरोधी होने के नाते सत्सुमा और चोसु वंश को जो है सम्राट का सहयोग मिल गया, इन्होंने सम्राट की सहायता कर दी। ऐसी स्थिति में तोकुगावा वंश का अंत स्वाभाविक था, और इन परिस्थितियों की वजह से 1867 के बाद जापान में जो शोगुन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और नई सम्राट व्यवस्था स्थापित हो गई, जो सम्राट के नाम से अब शासन प्रारंभ हो गया, और सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की। उसका शासन काल मेजी के नाम से जाना गया। और इस प्रकार इन आक्रोशों की वजह से, जो आक्रोश के इतने तमाम कारण थे, इन कारणों की वजह से जो तोकुगावा वंश का शासन जो 265 वर्षों से चला रहा था वो आंधी में तिनके की तरह उड़ गया। सम्राट केंद्र में आ गया और उसको राजधानी एदो में लाया गया और संपूर्ण शक्ति का स्वामी सम्राट बन गया। तो ये थी मेजी क्रांति के कारण। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।